हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की क्लास एसएसटी को लेकर होने वाली है, जो कि 10th क्लास से है। 10th क्लास के एसएसटी के अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो आपका पहला चैप्टर यानी कि विकास है, हम उसकी चर्चा करेंगे। हम उस पर टॉपिक्स को सीखेंगे, जानेंगे कि इससे संबंधित कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और हम ये भी जानेंगे कि विकास का तात्पर्य क्या होता है, विकास किसे कहते हैं। विकास से संबंधित कई प्रश्न हैं जो आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनके बिना आप एसएसटी के एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा डर है। विकास सभी के लिए बहुत ही अलग होता है, सभी के लिए विकास का तात्पर्य अलग होता है। तो इस तरह की कई दुविधाओं को हल करते हुए हम इस टॉपिक के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, किस तरीके से इसमें नंबर लाए जा सकते हैं। बहुत ही कम अध्ययन करके मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 टॉपिक्स बताऊंगी और उन्हीं के सरकमफेरेंस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा डीप ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही गंभीरता से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतनी जानकारी रखनी है कि इनको हम किन रूपों में प्रस्तावित कर सकते हैं या किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्लास की ओर और जानते हैं कि विकास किसे कहा जाता है और इसकी से संबंधित और कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं विकास की। जैसा मैंने बताया है, आइए चलते हैं, देखते हैं विकास के टॉपिक को कि विकास का तात्पर्य क्या है, यानी कि विकास को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषा। विकास का विखंडन अगर हम करते हैं तो वी का मतलब होता है सुयोग्य, सुयोग्य, और कास का मतलब होता है वृद्धि। जैसा कि मैंने इस शब्द का विग्रह किया और ये बताया आपको कि विकास का तात्पर्य सुयोग्य वृद्धि से है। दैट मीन्स कि अगर आप किसी भी कार्य का मूल्यांकन कर रहे हो, किसी भी कार्य को इस कारण कर रहे हो ताकि आपको कुछ संप्राप्ति हो, कुछ चीजें प्राप्त हो, तो यहाँ पर इस चीज का निर्धारण कर पाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि जिन भी चीजों को एज अ उत्पाद, एज अ प्रोडक्ट हम प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी संख्या में तो वृद्धि हो ही हो, साथ में उनके गुणों में भी वृद्धि हो। अगर आप किसी भी चीज का मूल्यांकन उसकी सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मकता के आधार पर कर रहे हो तो उसे विकास का दर्जा नहीं दिया जाता। यहाँ पे विकास कहने का तात्पर्य जो है वो आपकी मात्रा के साथ साथ गुणों में भी इजाफा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा मैंने आपको प्रस्तावित करके ये चीजें बताई हैं कि विकास किसी भी व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थों में प्रस्तावित किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि किसी एक बच्चे के लिए जो कि सही तरीके से शिक्षण व्यवस्था में जुड़ा हुआ नहीं है या फिर उसे शिक्षा प्राप्त करनी है लेकिन शिक्षा के अवसर उसे प्राप्त नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में शिक्षा को प्राप्त करना ही उसके लिए विकास का सही तात्पर्य होगा। वहीं पे अगर कोई भी व्यक्ति जो कि शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ था, वो अच्छा खासा एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके पास उस शिक्षा का इस्तेमाल करने के लिए सही तरीके का रोजगार नहीं है, उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं है, तो रोजगार को प्राप्त करना ही उसके लिए विकास है। अगर हम किसी ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहां परिवहन व्यवस्था नहीं है, तो वहां के लोगों के लिए परिवहन की सुयोग्यता होना यानी कि सुगमता होना, बहुत ही सरलता से परिवहन व्यवस्था को प्राप्त कर पाना ही उसके लिए विकास होगा। तो यहाँ पे विकास के तात्पर्य अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों को के आधार पर या फिर अलग अलग देशों की परिस्थितियों के आधार पर बदल जाता है और यहाँ पर वैरी करती रहती है कि किसी की जरूरतें क्या है, किस जरूरत को परिपूर्ण करने के बाद वो इस कैटेगरी में आता है कि वो अपने आप को विकसित मान सके या विकास होता मान सके। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें और भी बता सकती हूँ, बता देती हूँ, जिसमें आपको ये देखना है कि विकास के आधार पर संपूर्ण विश्व के जितने भी देश हैं इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है आपका अल्प विकसित, दूसरा है विकसित, और सबसे लास्ट है विकासशील। कैटेगरी कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि विकास की परिसीमा कितनी रखी जा रही है, यानी कि किस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, उनके आधार पर इनको 3 भागों में बांटा जाता है, अल्प विकसित, विकसित और विकासशील।
जिनमें विकास बिल्कुल नाम मात्र का है, जिनमें विकास की कड़ी अभी प्रारंभ भी नहीं हुई है, उन्हें अल्प विकसित की श्रेणी में रखा जाता है। विकसित वे होते हैं जो पूर्ण विकास कर चुके होते हैं और विकासशील वे होते हैं जो विकास के क्रम में अभी भी अग्रसित हैं और अभी भी प्रयास कर रहे हैं अपने आप को विकसित करने की। तो ये 3 कैटेगरीज बांटी जाती है। यहाँ पर इन 3 कैटेगरीज को लेकर आपके चैप्टर को में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि ये पैमाना कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश विकसित नहीं है, तो ये चीजें डिसाइड की जाती हैं किसी भी प्रति व्यक्ति आमदनी के हिसाब से, यानी कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, कि एक व्यक्ति जो कि किसी भी देश में रह रहा है उसकी मासिक या वार्षिक आमदनी कितनी है और किस तरीके से वो अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। क्या वो जीविकोपार्जन करने के लिए वो समस्त सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जीवन से संबंधित जुड़ी हुई आवश्यकताएं हैं, क्या उनको वो परिपूर्णता से और सुयोग्यता के साथ प्राप्त कर पा रहा है। तो किसी भी देश की संपूर्ण जनसंख्या के साथ के सापेक्ष अगर हम औसत तौर पर किसी भी व्यक्ति के प्रति वार्षिक आमदनी को लेते हैं, जो भी हमें प्राप्तांक मिलता है वह उसका प्रति व्यक्ति आय के रूप में जाना जाता है। ये एक औसत वैल्यू होती है, यानी कि एक रेशनल वैल्यू है जिसके आधार पर हम यह प्रतिमानित कर सकते हैं कि वह देश कितना ज्यादा विकसित है। जैसे अगर हम बात भारत की करते हैं तो भारत में एक सामान्य बात होती है लोगों के घर में 2 व्हीलर होना, वहीं पे अमेरिका में एक सामान्य बात होती है लोगों के घर में 4 व्हीलर होना। तो आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस को देख सकते हो। जहां पे आपका भारत एक विकासशील देश है, वहीं पे अमेरिका जो है वो एक विकसित देश है, यानी वहां पर पहले से विकास हो चुका है, वहां पर औद्योगिक क्रांति पहले से हो चुकी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले से हो चुका है, तो वो अपने आप में एक विकसित देश के रूप में देखा जाता है। आगे की कड़ियों को हम इसी तरीके से बनाकर रखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि इस चैप्टर के अंतर्गत आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है और इनसे संबंधित ही आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये विशेष जानकारियां आपसे छूट न जाए या रुक न जाए, जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में असफल हो जाओ। तो आशा करते हैं कि आप इन क्लासेस में अंत तक बने रहोगे, लास्ट तक बने रहोगे और इस तरह की ढेर सारी जानकारियां आपके पास पहुंचेंगी। यहाँ पर ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले हैं, जिन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे आप उनको उसी पूरी तरीके से पूरे प्राप्तांकों के आधार पर हल कर सकते हो। लेकिन इसके पहले भी कई चीजें हैं जो आप ये जानना जरूरी हो जाता है कि अगर हम विकास को पूरी तरीके से परिभाषित कर रहे हैं तो ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि एक व्यक्ति विकसित है या नहीं है, एक व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं और किन किन चीजों के माध्यम से उसका विकास जो है वो प्रभावित होता है। अगर हम बात करते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की कि कौन कौन सी चीजें हैं जो विकास को प्रभावित करती हैं, तो पहला तो होता है अच्छा स्वास्थ्य। दूसरी बारी आती है आपके शिक्षा की। तीसरी कंडीशन होती है रोजगार। चौथी कंडीशन होती है आपकी आर्थिक संपन्नता। इसके बाद आता है आपका सामाजिक वैल्यू। बिल्कुल पृष्ठ। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप किसी भी कार्य को बहुत ही दिलचस्पी के साथ करोगे और उनको कर पाने में कैपेबल होगे। अगली कंडीशन होती है जैसे कि जितने भी मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं वो अपने आर्थिक स्टेबिलिटी को लाने के लिए शिक्षा ही एक माध्यम होता है, क्योंकि वो किसी भी राजे या रजवाड़े के घर से नहीं है कि उनके पास बहुत ढेर सारी इकोनॉमी है और वो कई पुस्तों तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि हम अपने इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी को लाभ बना सकते हैं। अगली बारी आती है रोजगार की। अगर आप शिक्षा ग्रहण कर लेते हो तो उसका सही जगह पे इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता है ताकि आपकी योग्यता के अनुसार आपको आमदनी मिल सके और आप अपनी सुदृढ़ता को बनाए रख सकिए।
जब आपको रोजगार प्राप्त होता है, अगर वो योग्य होता है, तो आपके पास इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी आती है, यानी कि आप पूरी तरीके से आर्थिक रूप से संपन्न हो जाते हो अपनी आजीविका को प्राप्त करने के लिए। और जब आप अच्छी आजीविका के लिए आपके पास अच्छे पैसे होते हैं, तो समाज में आपकी मानवीय भावना के आधार पर आपकी जो एक स्टेबिलिटी होती है, आपकी जो एक गरिमा होती है, वो बनी रहती है। उसके साथ ही एक चीज और आवश्यक होता है, सुगमता, यानी कि किसी भी जगह तक पहुंचने की इजी वे, सुगमता, कि आप किसी भी चीज को बहुत ही सरलता से, या फिर एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, सभी चीजों का आप अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हो, बहुत ही सरलता से प्राप्त कर सकते हो। तो ये फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर आप इन चीजों को देख सकते हो। अब बारी आती है एक एक करके इनके टॉपिक्स का मूल्यांकन करना कि विकास के अंतर्गत आपको कौन कौन सी चीजें पढ़ने और जानने को मिलने वाली है। तो पहला है आपका राष्ट्रीय आय। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्र को आय कहां कहां से प्राप्त होती है? हमारे देश में विकास का जो कार्यक्रम चलाया जाता है, उसके लिए जो धन संपदा या फिर जो राजस्व होता है, वो हमें कहां से प्राप्त होता है? तो पहली कंडीशन, हमारे देश में जितने भी क्षेत्रक हैं, चाहे वो निजी हो या फिर राष्ट्रीयकृत हो या राजकीय हो, उनसे मिलने वाला कर हमारे बजट में इन्वॉल्व किया जाता है, हमारे राजस्व में इंक्लूड किया जाता है, जिसका की इस्तेमाल हमारे देश में विकास के लिए होता है। तो पहली कंडीशन हो जाती है आपके समस्त सेक्टरों से, यानी समस्त क्षेत्रों से, समस्त क्षेत्रों से प्राप्त आय, ठीक है, और साथ में कर, या फिर कर कह सकते हो। और दूसरी कंडीशन होती है कि जो हमारे सगे संबंधी या फिर विदेशी व्यापार के माध्यम से जो हमारे पास टैक्स आता है, हम उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, यानी विदेशी आमदनी, विदेशी आमदनी, बहुत ही सरल भाषा में आमदनी, ये टोटल मिलकर बनता है क्या? हमारा राजस्व। क्या बनता है? राजस्व। अब हम इसको हर एक साल के हिसाब से निर्धारित करते हैं, यानी कि अगर हमारा ये जो सत्र चल रहा है 2026, तो 2026 में पूरे वर्ष सभी जगहों से हमें कितनी आमदनी प्राप्त हुई, ये कहलाता है हमारा राष्ट्रीय आय। अगली बारी आती है विश्व विकास रिपोर्ट की। विश्व विकास रिपोर्ट, जैसा कि इसका नाम है, दैट मीन्स विश्व यानी समस्त देशों के मध्य, समस्त देशों के मध्य, देशों के मध्य या सापेक्ष कह सकते हो आप, सापेक्ष। विकास को हम इसके साथ जोड़ लेते हैं, यानी ये हो गया विकास, और रिपोर्ट दैट मीन्स समस्त जानकारी, समस्त जानकारी। अब सभी विश्व में जितने भी देश हैं, उनमें से कुछ अल्प विकसित हैं, कुछ विकसित हैं, कुछ विकासशील हैं, सबकी इकोनॉमी को कलेक्ट करने की परिस्थितियां अलग अलग हैं, सभी देशों की जनसंख्याएं अलग अलग हैं, प्राकृतिक संपदाएं और संसाधन अलग अलग हैं, उसके आधार पर इनके विकास की परिपाटी भी बदल जाती है, और इनके आधार पर विश्व में जितने भी देश हैं उनमें कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ, किस कारण नहीं हुआ, इससे संबंधित समस्त जानकारी एक रिपोर्ट के अंतर्गत फाइल की जाती है, जिसको हम विश्व विकास रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ये विश्व विकास रिपोर्ट निर्धारित करने का काम कौन करता है? तो ये करती है संयुक्त राष्ट्र, जिसको कि आप अभी तत्कालिक समय में अंतरराष्ट्रीय संस्था के नाम से यानी यूएनओ के नाम से भी जानते हो। तो इसे करती है संयुक्त राष्ट्र। अगली बारी आती है आपके साक्षरता मानव विकास सूचकांक को देखने की। अगला टॉपिक है आपका मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक कहने का तात्पर्य यह होता है कि हर एक देश की आर्थिक व्यवस्था अलग है, राजस्व अलग है, रोजगार के साधन और परिस्थितियां अलग हैं, विकास का दर यानी कि उसके सापेक्ष साक्षरता दर अलग है, शिक्षित लोगों की संख्या वेरी करती है। तो उनके आधार पर मेहनताना के तौर पर
किस व्यक्ति को कितनी आमदनी मिलती है, जैसे कि अगर एक टीचर फीमेल है या मेल है तो उसकी आमदनी कितनी है, या फिर एक मजदूर जो कि दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है उसको प्रति माह या प्रति वर्ष कितनी आमदनी हो जाती है, उसके आधार पर हम मानव विकास सूचकांक को लेते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक व्यक्ति जो कि प्रति माह अगर कितना कमा रहा है, प्रति माह अगर वो मान लेते हैं प्रति माह वो 30,000 रुपए कमा रहा है, 30,000 रुपए वो कमा रहा है। अगर वो अपना मकान नहीं बना रखा है तो 5,000 उसके 5,000 आपके रूम रेंट 5,000 या 10,000 वो अपने खाने के लिए इस्तेमाल करेगा, यानी सरवाइव करने के लिए, 2,000 एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करता है। तीस 30,000 में से आपके कितने हो गए, 15 2 17। उसके बाद अगर वो 3,000 रुपए कन्वेंस के लिए यानी कि ट्रांसपोर्ट के लिए कर रहा है, तो 15,000 के करीब उसका रूम रेंट हो गया, 10,000 के करीब उसका सर्वाइवल कंडीशन हो गया, 2,000 के करीब उसका एजुकेशन हो गया और 3,000 के करीब उसका ट्रांसपोर्ट हो गया। तो टोटल मिलाकर आपके पास कितनी आमदनी होती है, 15 और 20 25, 25 और 2 22 और 3 30। यानी यहां पर जाते जाते उसके पैसे खत्म हो चुके होते हैं। वो बचत क्या करेगा, सेविंग क्या करेगा और वो आने वाले समय के लिए इन्वेस्ट क्या करेगा। तो कुल मिलाकर के उसके पास कोई परिस्थिति ही नहीं रहेगी कि वो आगे विकास करेगा कैसे। तो इस तरीके से जो है वो हम किसी भी मानव के विकास का सूचकांक निर्धारित करते हैं। मतलब कि 30,000 वाली आमदनी का व्यक्ति जो कि रिसेंट समय में अपनी आजीविका जी रहा है वो विकास नहीं कर सकता। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि उसका एक ऐसा प्रतिमान हो, एक ऐसी आमदनी हो जिससे कि वो सभी चीजों में निवेश करता हुआ अपने बच्चों को, अपने परिवार को या अपने विकास के लिए कार्यक्रम चलाता रहे या कार्य करता रहे। तो मानव विकास सूचकांक कहने का तात्पर्य होता है किसी भी देश में व्यक्तियों की आमदनी के सापेक्ष उनका विकास। अगली बारी आती है साक्षरता। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बता के चल रही हूं, वो ये कि साक्षरता और शिक्षितता दर में क्या अंतर होता है। शिक्षित वे लोग होते हैं जो डिप्लोमेटिक होते हैं, जिनके पास डिग्रियां होती हैं। साक्षर वे होते हैं जिनको अक्षरों का ज्ञान होता है, और साक्षर यानी अक्षरों का ज्ञान बच्चों को 7 साल की उम्र से होना प्रारंभ हो जाता है। तो वो 7 साल के बच्चे से लेकर उन सभी लोगों की चर्चा की जाती है जिनके पास लिखने और किताबों को पढ़ने की क्षमता होती है, जिनको अपना सिग्नेचर करना आता है। अगर हम किसी भी राज्य के स्तर पर या किसी भी देश के स्तर पर ये चीजें प्रतिरूपित करते हैं कि उस क्षेत्र में औसतन कितने लोग ऐसे हैं जिनको अक्षरों का ज्ञान है, तो ये चीजें किसको प्रस्तावित करती हैं, साक्षरता दर को। अब है आपकी निवल उपस्थिति अनुपात। निवल उपस्थिति अनुपात हमारे देश में कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि बच्चों को कम से कम जो आधारभूत शिक्षा है, जो मौलिक आवश्यकता है शिक्षा के तौर पर, वो दी जाए। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो 14 वर्ष की आयु तक विद्यालय जाते हैं और अपने 10th तक की पढ़ाई को क्लियर करते हैं। तो इसे हम निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं कि किस उम्र के बच्चे, यानी कि बिलो 14 ईयर्स में कितने बच्चे औसतन विद्यालय जाकर शिक्षा को ग्रहण करते हैं। अब बारी आती है मृत्यु दर की। आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि मृत्यु दर जो है वो जनसंख्या को तो प्रभावित करता ही करता है, लेकिन किसी न किसी देश के विकास के कार्यक्रम को भी प्रस्तावित करता है। अगर आपके देश में लोगों की मृत्यु बहुत ज्यादा हो रही है, दैट मीन्स उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। और स्वास्थ्य अच्छा तब नहीं होता जब आपके पास पूरी तरीके से अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को या फिर अपनी भौतिक आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने के साधन नहीं होते हैं। तो मृत्यु दर कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर वह संख्या डिनोट की जाती है 1000 में। 1000 में उन बच्चों की संख्या को डिनोट किया जाता है जिनकी मौत 1 वर्ष से कम के समय में ही हो जाती है। अगली बारी आती है आपके सतत पोषणीय विकास की। सतत पोषणीय विकास कहने का मतलब हम जितने भी संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं
उस चीज को, उन व्यवस्थाओं को, उन संसाधनों को इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए कि विकास और संसाधन आने वाली पीढ़ी और हमारे लिए सुयोग्यता का कारण बने, यानी हम उनका सही तरीके से समुचित इस्तेमाल कर पाए। अगली कड़ी है शरीर द्रव्यमान सूचकांक, जिसको हम BMI के नाम से भी जानते हैं, यानी बॉडी मास इंडेक्स के नाम से जानते हैं। किसी भी व्यक्ति के शरीर का द्रव्यमान या भार अगर हम उसे भाग देते हैं उसके शरीर की लंबाई के हिसाब से, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है मास या फिर वेट ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर, हाइट ऑफ बॉडी का स्क्वायर। इससे जो प्राप्तांक प्राप्त होगा उसे हम BMI के नाम से जानते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति के भार को जब हम उसकी ऊंचाई के वर्ग से भाग देते हैं तो हमें जो भी सूचकांक प्राप्त होता है उसे हम शरीर द्रव्यमान सूचकांक के नाम से जानते हैं। जनगणना जनसंख्या को आकलित करने का एक तरीका होता है जिसमें हम प्रति वर्ष हमारी जनसंख्या की दर में वृद्धि हो रही है या फिर ह्रास हो रहा है, इसकी बातें जान सकते हैं। चूंकि अगर हम बात इंडिया की करते हैं तो इंडिया बहुत ही हाई पॉपुलेटेड एरिया है जिसमें इन चीजों का मूल्यांकन प्रतिवर्ष नहीं किया जा सकता, तो हर एक 10 वर्ष में इस चीजों का आकलन किया जाता है जिसमें हम जनसंख्या की गणना करते हैं कि किस क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इस आधार पर मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स बताए हैं वो आपके इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप जो भी वीडियो देखते हो, जो भी क्लास अटेंड करते हो, उसे बारीकी के साथ लास्ट तक देखिए। आपको बहुत ढेर सारी जानकारी मिलेगी जिसके आधार पर आप प्रश्नों को हल कर सकते हो। और इस बात की श्योरिटी मैं आपको देती हूं कि आप इससे अधिक प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाने वाले हैं। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे की क्लासेस में हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको और भी बहुत कुछ सीखने और जानने को मिले। अगर आप जो कि ये चैनल सब्सक्राइब कर चुके हो, अगर वीडियोस को अंत तक नहीं देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को भी अंत तक देखिए, पूरे क्लासेस को अटेंड कीजिए ताकि आपको समस्त जानकारी मिल सके। अगर आप गार्जियन हो तो अपने बच्चों को सजेस्ट कीजिए, क्योंकि इसमें समस्त वो जानकारी है, यानी एक ही क्लिक के साथ, एक ही वीडियो, एक ही क्लास के साथ आपको पूरी जानकारी आपके चैप्टर की मिलती है जिससे कि आप बहुत ही सरलता से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी के साथ मैं आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती, धन्यवाद।